नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से अपना एक नया चैप्टर है ना क्लास 12 का शुरू हो रहा है, जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, नाम क्या है उसका? उपसय संयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। इसको आज अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो इससे सबसे पहले इसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अपन पढ़े ले रहे हैं, और उसके बाद फिर अपन इनके है ना जो उपसय संयोजी यौगिक यानी कि जो योगात्मक यौगिक होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रकार होता है इसका उपसय संयोजी यौगिक है ना, तो उसके बारे में अपन सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और साथ में जो प्रकार होते हैं है ना, द्विक लवण और संकुल लवण है ना, तो उनमें अपन अंतर भी देखेंगे। ठीक है ना, और उससे संबंधित क्रम बाई क्रम अपन ये सब चीजें करते जाएंगे। और इससे संबंधित जो उपसय संयोजी यौगिक होते हैं उससे संबंधित कुछ शब्दावली है उसको भी अपन पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि जो मान के चलिए कंपाउंड होते हैं, इनको दो से अधिक कंपाउंडों को आपस में मिला करके एक योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं अपन। ठीक है, और ये योगात्मक यौगिक होते हैं, या इनको अपन इनऑर्गेनिक योगात्मक यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक के बारे में। योगात्मक यौगिक, ठीक है, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जब अपन है ना दो या अधिक सामान्य लवणों को, ठीक है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को, सामान्य लवणों को सामान्य लवणों को आपस में अपन क्या करते मिलाते हैं। लवणों को, सामान्य लवणों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में जल में मिलाकर, जल में मिलाकर, जल में मिलाकर या फिर जल में घोलकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल में मिलाकर, जल में मिलाकर इनका क्रिस्टलन किया जाता है, इनका क्रिस्टलन किया जाता है, इनका क्रिस्टलन किया जाता है। क्रिस्टलन का मतलब होता है चूर्ण के रूप में प्राप्त करना। ठीक है ना, चूर्ण के रूप में इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मिलाकर इनका क्रिस्टलन किया जाता है, तो एक नए यौगिक के, तो एक नए यौगिक की, तो एक नए यौगिक की तो एक नए यौगिक की, तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक बोलते हैं। इसे योगात्मक यौगिक बोलते हैं। इसे योगात्मक यौगिक बोलते हैं। इसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक बोलते हैं। और जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहले को बोलते हैं अपन द्विक लवण। पहला क्या होता है? पहले को बोलते हैं अपन द्विक लवण, द्विक लवण। ठीक है, ये जिसको अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन डबल सॉल्ट।
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डबल सॉल्ट। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अपन संकुल लवण, संकुल लवण। इस या इसी को ही अपन बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, या बोलते हैं इसको उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक, या इसी को ही बोलते हैं अपन उप सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक, या इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या फिर इसी को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। दो प्रकार, द्विक लवण और संकुल लवण। ठीक है, तो अपन को इस चैप्टर में क्या है, संकुल लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा का जो पूरा चैप्टर है वो इसी से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि ये डबल सॉल्ट क्या होती है और ये क्या होती है, ये संकुल लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपके जो डबल सॉल्ट है या द्विक लवण है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे लवण होते हैं जो क्या होते हैं, इनको यदि जल में घोलेंगे तो ये सभी अपने आयनों में विघटित हो जाती है या विभक्त हो जाती है। ठीक है, जो द्विक लवण होते हैं, तो जैसे ही इनको अपन पानी में घोलेंगे तो ये जिन जिन है ना तत्वों से मिलके बना होगा या जिन जिन आयनों से मिलके बना होगा, ये सभी आयन क्या है, जल में घुल करके अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ये सभी अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं और सभी आयनों का अपन अलग अलग इसमें परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके द्विक लवण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे लवण होते हैं जिनको क्या है, जल में घोलने पर अपने सभी आयनों में क्या है, विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उसको अपन द्विक लवण कहते हैं। और इन सभी का है ना क्या है, अपन परीक्षण कर सकते हैं, है ना। तो एक द्विक लवण ये है K2SO4, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ठीक है, ये क्या है, एक द्विक लवण है K2SO4 Cr2, यहाँ पे डॉट लिखना है, डॉट Cr2 है ना, SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ठीक है, K2SO4 Cr2 SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ये क्या है, एक द्विक लवण है। ठीक है, ये क्या है, ये द्विक लवण है। जैसे इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है, इसको क्या है, अपन पानी में घोलेंगे तो सभी अपने आयनों में टूट जाएगा। क्या बनाएगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, और क्या बनाएगा, है ना, क्रोमियम यानी कि Cr। ठीक है, क्रोमियम यानी कि Cr बनाएगा 3 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव, है ना, प्लस में SO4 कितने हैं, एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यानी कि 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और यहाँ पे ये 24H2O, 24H2। ठीक है, इस तरीके से अपने ये सभी आयनों में विभक्त हो जाता है। क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, पोटेशियम 2 है तो 2 कर दिए, सल्फेट है ना 3 ये है, एक यहाँ पे 4 हो गए, क्रोमियम 2 हो गए, और 24H2O। इस तरीके से ये सभी अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जैसे इसको अपन पानी में घोले, एक द्विक लवण है, यानी कि ये क्या है, द्विक सॉल्ट है ना, या डबल सॉल्ट है। इसको अपन पानी में घोलेंगे तो इसके जो सभी आयन है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके द्विक लवण कहलाते हैं। के बाद पढ़ेंगे अपन संकुल लवण। ठीक है, तो संकुल लवण क्या होती है, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, अपने सभी आयनों में नहीं टूटती है। जैसे कि CuSO4 4NH3, जैसे कि CuSO4
CuSO4 इंटू NH3, ठीक है, 4NH3, CuSO4 इंटू 4NH3। इसको जब अपन पानी में घोलेंगे इसको, ठीक है ना, इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से नहीं टूटता है, यानी कि ये सभी आयनों में नहीं टूटेगा। इससे बनेगा Cu, ठीक है, यहाँ पे NH3, CuNH3, और यहाँ पे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 प्लस, CuNH3, CuNH3 का होल 4 है ना, 4 NH3 तो होल 4, ये बन जाएगा इस तरीके से। एक ये संकुल लवण संकुल आयन बनेगा और एक ये नॉर्मल आयन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही इसको अपन, ये संकुल लवण है, इसको अपन पानी में घोलेंगे तो एक तो आयन अपन को जे मिलेगा, है ना, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस, ठीक है। इस तरीके का अपन को संकुल लवण मिलता है। अब इसमें क्या है, ये कोष्टक के अंदर है तो ये क्या है, पानी में मान के चलिए अलग अलग नहीं होता है, ना ही कॉपर अलग होगा ना ही NH3, ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं, है ना। तो इससे क्या है, ना तो अपन कॉपर का परीक्षण कर सकते हैं और ना ही अमोनिया का परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो आपके संकुल लवण कहलाते हैं, या इनको अपन उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों में अपन अंतर पढ़ेंगे, है ना, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल एक परिभाषा के तौर पर मैंने आपको बता दी है कि द्वैक लवण क्या होती है और संकुल लवण क्या होती है, ठीक है। अभी इनमें अपन अंतर भी पढ़ेंगे। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो होते हैं आपके उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं और इनमें क्या होता है, उपसहसंयोजन बंधन पाया जाता है ना। इनमें जो बॉन्ड होता है वो उपसहसंयोजी बंध होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन शब्दावली पढ़ेंगे, इसमें अपन को लिगेंड भी पढ़ना है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, उपसहसंयोजन मंडल, ये सब पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वहीं पे इसकी अपन बॉन्ड की ये सब की चर्चा करेंगे, है ना। इससे संबंधित बॉन्ड से संबंधित, या मान के चलो यौगिक कैसे बने हैं, है ना, इनकी संयोजकता क्या है ना। तो इन सब के संबंधित एक सिद्धांत भी पढ़ेंगे अपन, जिसे बर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने वहां पे इस पे पूरे, है ना, कंपाउंड को समझाया है कि कौन से, मतलब कौन सी किसी में कितनी संयोजकता होगी, ठीक है ना, कौन दाता परमाणु होगा, कौन ग्राही परमाणु होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करता है, दूसरा उसको ग्रहण करता है, ठीक है। दान करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए और ग्रहण करने के लिए उसके पास एंटी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो उसको ग्रहण कर सके, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये सब चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अपन इसमें, है ना, जो द्वैक लवण जो संकुल लवण है, इसमें जो मेन जो मुख्य अंतर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन इसमें, है ना, जो द्वैक लवण है और जो संकुल लवण है, यानी कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डबल सॉल्ट, और इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंतर है, जो द्वैक लवण है इनका जो अस्तित्व है वो केवल ठोस अवस्था में ही होता है, ठीक है। जब तक ये क्रिस्टल के रूप में या ठोस के रूप में रहेंगे तब तक इनका अस्तित्व रहेगा। जैसे इनको अपन पानी में घोलेंगे तो ये तुरंत आयनों में टूट जाते हैं, मतलब ये जितने आयनों से, जितने तत्वों से बनेगा, है ना, उतने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं इनका अस्तित्व, इसका अस्तित्व केवल, इसका अस्तित्व केवल इसका अस्तित्व केवल अस्तित्व केवल
ठोस अवस्था में ही होता है। ठीक है, इसका जो अस्तित्व रहेगा केवल ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, जैसे इसको अपन जल में घोलने पर ये अपने अवयवी तत्वों बोल सकते हैं या फिर आयनों बोल सकते हैं, अवयवी तत्वों या आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपन इनको क्या है पानी में घोलेंगे तो ये क्या है अपने आयनों में टूट जाएंगे। अभी अपन ने एक उदाहरण देखा है, फिर से देख सकते हैं अपन K2SO4 इन डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। 24H2 इसको अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन क्रिस्टलन जल बोलते हैं। जब इसको जैसे ही अपन पानी में घोलेंगे तो ये सभी आयनों में टूट जाएगा, बनाएगा 2K प्लस में SO4 कितने हैं 4 है तो लिख दो 4SO4 2 माइनस प्लस Cr यानी कि 2 है तो 2Cr प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और 24H2O प्लस में 24H2O। इस तरीके से अपने सभी आयनों में क्या है ये विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। यदि अपन इसमें देखें अपन संकुल कंपाउंड में तो इसमें क्या होता है, ये जो संकुल होते हैं ठोस और विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं, ये ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, ये ठोस अवस्था में भी और जल में घोलने पर यानी कि विलयन के रूप में बन भी जाए तो भी क्या है अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या है आंशिक वियोजन, मतलब टूटते तो है लेकिन कम अवस्था में टूटते हैं, मतलब आंशिक रूप से टूटते हैं, पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों प्रकार के मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा जो क्या है कि वियोजन जिसका नहीं होता है, ठीक है, और एक ऐसा मिलेगा जिसका क्या है वियोजन हो तो सकता है लेकिन आंशिक रूप से होता है ना, पूर्ण रूप से नहीं होता है। जैसे कि संकुल है, एक संकुल की बात करें अपन है ना, CONH3 का होल थ्राइज है ना, CONH3 का होल थ्राइज Cl3। यदि इसकी बात करें तो ये इसका क्या है जल में वियोजन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जल में वियोजन नहीं होता है इसका। ठीक है, आपको बता दें जो ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है, बड़े कोष्टक के अंदर जितने भी आपको तत्व या आयन मिलेंगे यदि उनको पानी में घोलेंगे तो वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि जो बड़ा कोष्टक है इसमें कोबाल्ट भी है, अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है। जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये क्या है, ये अलग नहीं होंगे। ठीक है, पानी में घोलने पर भी ये ऐसा ही बना रहेगा जैसा कि अभी है। लेकिन वहीं पे अपन अगर देखें इस Cl3 को इसको बाहर कर दें अपन, यानी कि कुछ इस तरीके का बना दें CONH3 का होल थ्राइज बड़ा कोष्टक को यहाँ पे Cl3 कर दें। ठीक है, यदि इस Cl3 को अपन बाहर कर दें, ठीक है, तो फिर क्या है इसका वियोजन होगा। वो कैसा होगा, आंशिक वियोजन होगा इसमें। ठीक है, इसका वियोजन तो होगा लेकिन कैसा होगा, ये आंशिक वियोजन होता है इसका। ठीक है, इसको जब अपन पानी में घोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये
NH3 का होल थ्राइज 3 पॉजिटिव और प्लस में 3Cl-। इस तरीके से ये वियोजित होता है, ठीक है, मतलब आयन बन जाता है। और जैसे ही इससे पानी गायब होगा तो ये फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये पानी में जैसे अपन घोलेंगे तो इस तरीके से आंशिक रूप से वियोजित होता है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर माइनस पॉजिटिव यानी कि चार्ज आ गए, तो इसका मतलब ये आंशिक रूप से वियोजित हो रहा है ना, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, ठीक है। तो ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्या होते हैं, ये मतलब ये इसका वियोजन होता ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसकी बात करें तो ये आंशिक रूप से वियोजित होता है। पूर्ण रूप से वियोजन वाला इसमें है ना केस है ही नहीं है। इसके बाद है द्विक लवण के जलीय विलयन में उसके सभी रचक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है कि जैसे इसको अपन पानी में घोलते हैं तो इसके सभी आयन क्या है, अपने रचक आयनों में विभक्त हो। रचक आयन का मतलब है कि जिससे जिन आयनों से मिलके बना है वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूसरा पॉइंट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सभी जो तत्व होते हैं वो अपने है ना अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। द्विक लवण में धातु आयनिक बंध बनाते हैं, इसमें जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है, ठीक है। इसमें जो बंध होता है ये बंध कैसा होता है, आयनिक बंध होता है, इसमें बंध आयनिक होता है, ठीक है। इसमें जो बंध बनेगा वो कैसा बनता है, आयनिक बंध बनता है। जबकि इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका धात्विक आयन और उससे जुड़ने वाले समूह के मध्य हमेशा उपसहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें आपका जो मेनली है उपसहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। इसमें जो मेनली क्या बनता है आपका, उपसहसंयोजी बंध बनता है, उपसहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, आयनिक बंध भी बन सकता है, ठीक है। जैसे ये आयन बन रहा है ना, तो ये आयनिक बंध भी है इसमें। आयनिक बंध का मतलब होता है जिसको जब अपन तोड़ेंगे तो उसमें आयन का निर्माण हो, ठीक है, तो वो आयनिक बंध होता है, ठीक है। तो इसमें आयन बंध भी बनता है और मेनली क्या उपसहसंयोजी बंध भी बनता है, ठीक है। तो उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है, क्यों बनता है ना, ये सब पूरा जो अपन है वो अपन अभी है ना पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा है ना रुक करके अभी अपन इसको पढ़ेंगे पूरा। अगला जो पॉइंट है कि द्विक लवणों के रासायनिक गुण अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, मतलब कि जो गुण इसके रहेंगे जब इसको पानी में अपन घोलेंगे तो इसके भी गुण वही रहेंगे, इसके गुणों में ज्यादा अंतर नहीं आता। हाँ, केवल भौतिक गुणों में अंतर आ सकता है। मान के चलिए यहाँ पे क्या है, पूरा क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है, और सभी क्या है इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे इसको पानी में घोलेंगे है ना तो ये आयन के रूप में आ जाते हैं और सभी अलग अलग हो जाते हैं। तो भौतिक गुण तो इसके भिन्न हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण इसके वही रहेंगे, मतलब ठोस अवस्था में ये जिसके जो रासायनिक गुण रहेंगे वही इसके विलयन फॉर्म में भी वही रासायनिक गुण रहते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण अंतर हो सकता है लेकिन रासायनिक गुण इसके वही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन अगला लिख सकते हैं, रासायनिक गुण समान रहते हैं, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समान, ठीक है। इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण है वो भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण भिन्न, ठीक है। इनके भौतिक गुण क्या है, भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वही अपन इसमें बात करें है ना तो इनके जो भौतिक और जो रासायनिक गुण है ये हमेशा है ना अलग होते हैं, जो रचक आयन है उनसे अलग होते हैं, इनमें दोनों अलग होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, दोनों भिन्न होते हैं, यानी कि भौतिक जो रासायनिक गुण है दोनों के दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दोनों ही प्रकार के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। अब अगला है उदाहरण। उदाहरण में आप देख सकते हैं ये आपका द्विक लवण है और ये आपके क्या है, ये संकुल लवण होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ मेजर अंतर थे,
ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसमें दोनों में अंतर पढ़े, द्वैक लवण में और संकुल लवण में। अब इसके बाद अपन है ना इसकी जो संबंधित जो शब्दावली होती है, ठीक है, जैसे जो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसमें कुछ शब्दावली आपको देखने को मिलेगी, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, लिगेंड, या है ना ये इसको बोलते हैं अपन उपसय संयोजन मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कीलेट यानी कि चीलेट भी मिलेगा, समन्वय संख्या भी मिलेगी, है ना। ये सारी चीजें जो शब्दावली है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको जो भी मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन इससे संबंध जो भी शब्दावली है उसके बारे में अपन फुल डिटेल के साथ है ना पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। इससे क्या है कि ये जो उपसय संयोजी यौगिक है ना, इनके जो चैप्टर होता है उसको पढ़ने में अपन को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।